हेलो डियर स्टूडेंट्स, और कैसी चल रही है पढ़ाई। ये है फ्रिक्शन की सेकंड वीडियो। फिजिक्स में चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं, हमारे लेक्चर्स भी इंटरलिंक्ड होते हैं। सो इट्स बेटर कि फ्रिक्शन की पिछली वाली वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को भी जब आप एक बार में शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेंगे तो ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। आगे आपकी मर्जी, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो एक पेन कॉपी लेके बैठिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्रिक्शन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए थे, उनका भी बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे। बीच बीच में मैं आपको याद दिलाता रहूंगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया था। आज की ये क्लास स्टार्ट होती है, हेडिंग डालिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सपोज ये कोई रफ सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अगर मैं कहूं कि इसका आप एफबीडी बनाइए, दुनिया का सबसे आसान एफबीडी होगा इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या यहां इस ऊपर वाले ब्लॉक पे इस सरफेस की वजह से कोई फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां कोई मोशन नहीं है, मोशन की टेंडेंसी नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन लगने की चार कंडीशंस होती हैं। उन चारों कंडीशंस में से अगर कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फ्रिक्शन नहीं लगता। क्या क्या कंडीशंस होती थी? दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में होने चाहिए, न सिर्फ दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में होने चाहिए बल्कि एक दूसरे को प्रेस भी करने चाहिए, यानी दोनों सरफेसेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, दोनों सरफेस या दोनों में से कोई एक रफ होना चाहिए। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि या तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो एक्चुअल में, यानी एक सरफेस के ऊपर दूसरा वाला सरफेस स्लाइड करे, या फिर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो, मतलब हम फोर्स लगाकर एक ऑब्जेक्ट को, एक ब्लॉक को एक सरफेस के ऊपर स्लाइड करवाने का प्रयास करें बट ऑब्जेक्ट स्लाइड ना हो, तो हम इसको बोलते हैं कि मोशन नहीं है, मोशन की टेंडेंसी है। तो ये चार कंडीशंस होती थी, उसमें से यहां पे जो चौथी वाली कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है, यानी कि इस ब्लॉक में ना ही मोशन है ना ही मोशन की टेंडेंसी है, इसलिए यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। बट अगर हम यहां पे एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं तब यहां पे क्या होगा, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करना, लगना शुरू हो जाएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो नेचर होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, स्वतः समायोजित प्रकृति का होता है। जैसा आप फोर्स लगाएंगे वैसा ही स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगेगा। यानी अगर इस फोर्स की वैल्यू हम ग्रेजुअली बढ़ाते चले जाएं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा। बट हम लोगों ने यह भी समझा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ सकती है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो सपोज आपने फोर्स की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते इतनी बढ़ा दी है कि यहां Fs बढ़ते बढ़ते Fs मैक्स तक पहुंच गया है। ये कंडीशन समझ में आ रही है? इस कंडीशन में अगर हम पूछेंगे बॉडी का कंडीशन है वो कैसा होगा, तो हम बोलेंगे बॉडी इज अबाउट टू मूव, बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड। अब ये जो बॉडी है वो इस सरफेस पे फिसलने ही वाला है। क्यों? क्योंकि यहां फ्रिक्शन फोर्स की कौन सी वैल्यू लग रही है? Fs मैक्स। अब अगर आपने इस फोर्स को हल्का सा भी बढ़ाया तो फिर इस फोर्स में इतनी ताकत नहीं होगी कि इस ऑब्जेक्ट को फिसलने से रोक सके। इसी केस में, इसी कंडीशन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन किया जाता है। तो केस क्लियर हो गया आपको? एक फोर्स लगाएंगे जिसके करस्पॉन्डिंग पीछे क्या लग रहा होगा? Fs मैक्स। अब अगर आपसे पूछे हम कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये फोर्स कैसा फोर्स है, तो आप बोलेंगे कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, साथ ही साथ ये कांटेक्ट फोर्स भी है। फिर आपसे पूछेंगे भाई ये वाला फोर्स कैसा फोर्स है, तो आप बोलेंगे सर आपने ही बताया था कि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और साथ ही साथ ये भी कांटेक्ट फोर्स है। ये वाला फोर्स भी सरफेस द्वारा इस m मास के ब्लॉक पे लग रहा है, ये वाला फोर्स भी सरफेस के द्वारा इस m मास के ब्लॉक पे लग रहा है। ये भी कांटेक्ट फोर्स है, ये भी कांटेक्ट फोर्स है। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये लगता है कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये लगता है कॉमन टेंजेंट के अलोंग, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर आपसे पूछें कि इस सरफेस द्वारा इस m मास के ब्लॉक पर टोटल कांटेक्ट फोर्स कितना लगेगा या फिर नेट कांटेक्ट फोर्स कितना लगेगा, तो ये फोर्स भी इस सरफेस के द्वारा इस ब्लॉक पे लगने वाला कांटेक्ट फोर्स है, ये वाला फोर्स भी इस सरफेस के द्वारा इस ब्लॉक पे लगने वाला कांटेक्ट फोर्स है। तो अगर हमें टोटल कांटेक्ट फोर्स निकालना है तो हमें इन दोनों का क्या करना होगा? रिजल्टेंट निकालना होगा। ये जो रिजल्टेंट R है
वो इस सरफेस द्वारा इस m मास के ब्लॉक पे लगने वाला टोटल या फिर नेट कांटेक्ट फोर्स है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, नेट धीरे धीरे पढ़ेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे, बट जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। नेट कांटेक्ट फोर्स बाय द सरफेस ऑन ब्लॉक M, ये क्या होगा? दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट पहले वाले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर। याद है वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स? एफएस मैक्स हमने पढ़ा था। एफएस मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू या म्यू एस इंटू एन। यहां से भी एन स्क्वायर, यहां से भी एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मिलेगा कॉमन, और एन स्क्वायर अगर आप कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर, और ये आ जाएगा बाहर। तो फाइनली यहां से हमें नेट कांटेक्ट फोर्स मिलेगा एन, आ गया बाहर, स्क्वायर रूट 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर। कई बार तो ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसे ही 4 ऑप्शंस बना के दे दिए जाते हैं। एन की वैल्यू चाहे तो आप mg लिख सकते हैं। तो यहां से और इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो ये आएगा r इज इक्वल्स टू mg 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ये पहली चीज क्लियर हो गई आपको। बट हेडिंग हम लोगों ने डाला था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो आप समझिए कि इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इसको नोट कर लेना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में जो आपको नेट कांटेक्ट फोर्स यानी कि R दिख रहा है, किसी भी रफ सरफेस द्वारा उस पर रखे ब्लॉक पर जो नेट कांटेक्ट फोर्स लगता है, इसी नेट कांटेक्ट फोर्स का वर्टिकल के साथ या इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कुछ बुक्स में आपको म्यू दिखेगा, कुछ बुक्स में आपको लैम्डा दिखेगा, कुछ बुक्स में आपको थीटा दिखेगा, कुछ भी ले लो। ये जो नेट कांटेक्ट फोर्स है, इसी का नॉर्मल रिएक्शन से बनने वाला जो एंगल है उसे ही हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसको अगर कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के लिए अगर tan थीटा लिया जाए तो tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे में आधार, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर इस वाले वेक्टर की लेंथ होगी, ये वाला वेक्टर है हमारा एफ एस मैक्स, डिवाइडेड बाई बेस है हमारा n। tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ एस मैक्स का फॉर्मूला लिखेंगे म्यू एस इंटू एन डिवाइडेड बाई एन, एन कैंसिल, यहां से हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस, या फिर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू एस। ये है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस इक्वेशन से अगर आप देखें तो अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन हो तो हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, और अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन गिवन हो तो हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई इफ म्यू एस इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर 3 देन फाइंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज थीटा। क्या यूज करेंगे? tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1 बाई रूट 3, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? थीटा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। तो याद रहे क्वेश्चन में कभी कभी स्टैटिक फ्रिक्शन का ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये कभी कभी डायरेक्ट गिवन नहीं होता, हमें ये दे दिया जाता है कि भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन इतना है, और फिर क्वेश्चन में आगे कई चीजें पूछी जाती हैं। तो अगर हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता होगा तो हम इस इक्वेशन से कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलरेडी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्लियर हो गया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ साथ ये भी क्लियर हो गया कि एक रफ सरफेस उसके ऊपर रखे ब्लॉक पर जो नेट कांटेक्ट फोर्स है वो कितना अप्लाई करता है। फिर अगर आप यहां से इसको घुमाएं तो ऐसा देखिए कोन भी बन सकता है ना, ये भी एंगल थीटा, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन कोन। हालांकि वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बुक में कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो देख लेना, समझ लेना, ये कोन ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज पढ़नी है हमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो IMP करके लिखेंगे। ये है एंगल ऑफ रिपोज, इसको हिंदी में बोलते हैं झुकाव कोण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज ये कोई सरफेस है, इस पे हमने m मास का ब्लॉक रख दिया। अगर इसका FBD बनाए तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। यहां ना ही इस ऑब्जेक्ट में मोशन है, ना ही मोशन की टेंडेंसी है, इसलिए कोई भी फ्रिक्शन यहां पे नहीं लगेगा। नो मोशन, नो टेंडेंसी ऑफ मोशन, हेंस नो फ्रिक्शन।
बट अगर इसी सरफेस को हल्का सा इंक्लाइंड कर दिया जाए, अब क्या होगा? सपोज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। अब यहां पे अगर आप इसका एबीडी बनाते हो, कैसा एबीडी बनेगा? mg वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर यहां पे हम इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचे, तो मैंने आपको बताया था जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही एंगल उन दोनों लाइंस की म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच में होता है। इस लाइन का परपेंडिकुलर ये वाला लाइन और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये डॉटेड वाला लाइन। ये मैं अपनी वीडियो में कई बार बता चुका हूं, जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते होंगे उनको तो याद हो चुका होगा। ये एंगल भी थीटा होगा। इस mg का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो आएगा mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो आएगा mg sin थीटा। इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन n। अगर ये सरफेस परफेक्टली स्मूथ हो तो mg sin थीटा फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ सरक जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। बट अभी आपने बहुत ज्यादा इसको इंक्लाइन नहीं किया हुआ है, तो mg sin थीटा के करस्पॉन्डिंग इधर क्या लग रहा होगा? इधर लग रहा होगा fs, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन। और बॉडी की कंडीशन कैसी होगी? रेस्ट में। बट सोचो जरा, अगर इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी थीटा को आप धीरे 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 इंक्रीज करो, तो अगर आप थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरा mg साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, और mg साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो पीछे fs भी बढ़ेगा। तो अगर इसका इंक्लिनेशन बढ़ाते 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 इतना बढ़ा दिया जाए कि थीटा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि साइन थीटा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि mg साइन थीटा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि पीछे fs बढ़ते 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 fs मैक्स तक पहुंच जाए, उसी कंडीशन में इस प्लेन का, इस सरफेस का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा, यानी जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, उसी को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। उसका अगर फिगर बनाए तो अब mg, ये एंगल थीटा, इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन n, और पीछे अब क्या लग रहा है? पीछे अब लग रहा है fs मैक्स। इसी कंडीशन में जो थीटा है इसी को हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ रिपोज। अगर यहां पे पूछें कि बॉडी के साथ क्या होने वाला है, तो आप बोलेंगे बॉडी इज अबाउट टू स्लीप। बॉडी अब स्लीप करने ही वाला है। जैसे ही इसको थोड़ा सा और इसका इंक्लिनेशन बढ़ाएंगे, जैसे ही थीटा की वैल्यू हल्की सी भी और बढ़ेगी, अब mg sin थीटा की वैल्यू fs मैक्स से ज्यादा हो जाएगी, और फिर ये fs मैक्स इस ऑब्जेक्ट को सरकने से, नीचे स्लाइड करने से, फिसलने से नहीं रोक पाएगा। यहां पे क्या हो रहा है? बॉडी इज अबाउट टू स्लीप, बॉडी इज अबाउट टू मूव है। तो इस कंडीशन में ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिपोज। अगर एंगल ऑफ रिपोज हम यहां पे कैलकुलेट करें, इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए, देखा जाए ऐसे प्रैक्टिकली देखते हैं। यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, नो मोशन, नो टेंडेंसी ऑफ मोशन, नो फ्रिक्शन। जैसे ही इसको हमने इंक्लाइन किया, mg sin थीटा लगने लगा और पीछे इधर से fs लगने लगा। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे पीछे fs बढ़ेगा। fs बढ़ते बढ़ते जब fs मैक्स पहुंच जाएगा, उसके बाद अगर आप इंक्लिनेशन और बढ़ाएंगे तो फिर ये जो ब्लॉक है ऊपर वाला वो नीचे सरक जाएगा। क्लियर हो गया? इसी छोटे से एग्जाम्पल में देखिए कितनी फिजिक्स इन्वॉल्व्ड है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज कितना होगा। उसके लिए वो जो लास्ट वाला फिगर है उसको आप देखिए। बॉडी है तो रेस्ट में ना, अभी भी बॉडी चल तो नहीं रही है, तो इस पे फोर्सेस बैलेंस होंगे। जितना फोर्स डाउन द इंक्लाइन नीचे, उतना फोर्स ऊपर। ये दोनों फोर्स बैलेंस होगा और ये दोनों फोर्स भी आपस में बैलेंस होगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे mg sin थीटा इज इक्वल्स टू fs मैक्स, इक्विलिब्रियम का इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा लिखेंगे mg cos थीटा इज इक्वल्स टू n। ये है इक्विलिब्रियम का ही कंडीशन नंबर 2। डिवाइड कर दें? डिवाइड करने से mg निपट गया, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू fs मैक्स डिवाइडेड बाई n। fs मैक्स के जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग fs मैक्स की वैल्यू μs इंटू n और डिवाइडेड बाई n। n से n भी कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल्स टू यहां से हमें मिलेगा μs। ये तो जाना पहचाना इक्वेशन लग रहा है। ऐसा इक्वेशन तो पिछले वाले में भी आया था, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन में भी आया था। तो मैथमेटिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू और एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू इक्वल होती है। यहां से भी आप चाहे तो लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स μs।
कोई डाउट नहीं है इसमें? वेरी गुड। तो इसमें भी अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता हो तो हम एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हैं। एंगल ऑफ रिपोज अगर गिवन हो तो म्यू एस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे बनते हैं। एक बार जब काइनेटिक फ्रिक्शन में आपको पढ़ा दूंगा तो इससे बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आप उसको देखिए। ये जो मैं फिगर बना रहा हूं ये फिगर है एंगल ऑफ रिपोज वाले केस का, यानी जो थीटा क्या है, ये थीटा यहां पे है एंगल ऑफ रिपोज। चलिए थीटा की जगह इसको लैम्डा ले लेते हैं। लैम्डा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। यानी यहां पे अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रख रखा है तो mg sin थीटा के करस्पॉन्डिंग इधर पीछे क्या लग रहा होगा? fs मैक्स लग रहा होगा। और बॉडी की हालचाल पूछेंगे भाई अब क्या होने वाला है आपके साथ, तो आप कहेंगे बॉडी इज अबाउट टू मूव या अबाउट टू स्लाइड। अब अगर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थोड़ा सा कम कर दिया जाए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए, और यहां पे मास का ब्लॉक इसी तरह से रखा हो, यहां लगे mg sin थीटा, ये mg sin लैम्डा होगा। ये एंगल सपोज एंगल ऑफ थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, थीटा लेस देन लैम्डा है। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसके बराबर है? एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है। और बॉडी क्या होने वाली है? अबाउट टू स्लाइड होने वाली है, मूव करने ही वाली है। अब मैं आपको दो केस बता रहा हूं। पहले केस में इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम लेंगे, और दूसरे वाले केस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा लेंगे, और देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा रहता है। तो यहां पे पीछे क्या लग रहा होगा? Fs मैक्स से कम कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लग रही होगी, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जितना बाहर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ही आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। यहां पे बॉडी की अगर कंडीशन पूछी जाए तो क्या होगा? रेस्ट, मतलब आराम से रेस्ट कर रहा है। रेस्ट में तो यहां भी है बट चलने ही वाला है। यहां पे अगर पूरा एफबीडी बनाए तो mg cos थीटा नीचे, नॉर्मल एक्शन ऊपर होगा, वो आई होप आप समझ रहे होंगे। यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर पूछें तो क्या होगा? वो होगा mg sin थीटा के इक्वल। बॉडी की कंडीशन कैसी होगी? रेस्ट में। और fs चाहे तो इसका इंक्लिनेशन अगर आप बढ़ाएंगे तो fs अभी और बढ़ सकता है। कहां तक बढ़ सकता है? fs मैक्स तक बढ़ सकता है। fs मैक्स वाली कंडीशन ये रही। अब अगर इसका इंक्लिनेशन यानी कि थीटा ग्रेटर देन लैम्डा कर दिया जाए, यानी एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा कर दिया जाए, तब क्या होगा? तब यहां पे अगर आप इस ब्लॉक को रखेंगे तो mg sin थीटा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा उसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी। इससे ज्यादा होगी तो फिर पीछे अब fs मैक्स से भी आगे की कंडीशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर आप इसका इंक्लिनेशन बढ़ाते बढ़ाते लैम्डा से भी ज्यादा कर देंगे तब fs बढ़ते बढ़ते fs मैक्स तक तो ऑलरेडी पहुंच चुका था। अब इस fs मैक्स में इतना दम नहीं है कि वो इस बॉडी को स्लाइड होने से रोक सके। तो अब ये इस बॉडी का अगर कंडीशन पूछे तो ये क्या होगा? ये मोशन में होगा, ये स्लाइड कर रहा होगा नीचे की तरफ। स्लाइड करने में भी एक्सेलरेट हो रहा होगा, और जब भी एक सरफेस के रेस्पेक्ट में उस पर रखा हुआ जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड कर रहा हो तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता। अब जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, बट यहां पे आप समझ लो कि बॉडी अब स्लाइडिंग कंडीशन में होगा। तो स्लाइडिंग कंडीशन में होगा तो हो सकता है आपसे इसका एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। वैसे क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल ये तीनों कंडीशन आपको क्लियर हुए। कभी भी क्वेश्चन में, मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा कंडीशन आए कि इंक्लाइंड सरफेस पे जो कि रफ हो, अगर एक ऑब्जेक्ट उस पर स्लाइड कर रहा है तो पक्का है कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा। और इस वाले केस में अगर ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे जो कि रफ है रखा हुआ है और स्लाइड नहीं कर रहा है, तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं। या तो बॉडी इज अबाउट टू मूव है और fs मैक्स लग रहा है, वो तो एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन हो गई, या फिर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा। ये चीज क्लियर हो गई आपको? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, इसके एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन ले, जैसे कि
किसी इंक्लाइंड प्लेन पे जो एंगल ऑफ रिपोज है उसकी वैल्यू गिवन है थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। एंगल ऑफ रिपोज कितना गिवन है? थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। बट अभी क्या हो रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो सिर्फ 30 डिग्री है, और इस पे सपोज 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस पे फ्रिक्शन में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा सिंपल, या स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एफएस मैक्स लगेगा, या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। दूसरी चीज आपसे पूछी जा रही है कि इसका जो स्टेट है वो कैसा होगा, मतलब मोशन स्टेट होगा या आराम से रेस्ट स्टेट होगा या फिर बॉडी इज अबाउट टू मूव वाली कंडीशन होगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन में म्यूएस हमें गिवन नहीं है, एंगल ऑफ रिपोज गिवन है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एंगल ऑफ रिपोज गिवन हो तो हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस कैलकुलेट कर सकते हैं, और म्यूएस गिवन हो तो थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यूएस, तो यहां से हमें म्यूएस की वैल्यू मिल जाएगी। tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 45 डिग्री, यानी म्यूएस की वैल्यू कितनी आ गई? 1। म्यूएस हमने फाइंड आउट कर लिया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे 30 डिग्री है, जो कि एंगल ऑफ रिपोज से कम है, यानी आराम से बॉडी यहाँ पे रेस्ट कर रही होगी, यानी कि इसका जो स्टेट है वो कैसा होगा? रेस्ट। इसका एफबीडी बनाए तो 10g वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। इधर आएगा आपका 10g cos 30 डिग्री, इस डायरेक्शन में आएगा 10g sin 30 डिग्री, इधर नॉर्मल रिएक्शन n, और पीछे लग रहा होगा क्या? सिंपली एफएस या एफएस मैक्स? एफएस। क्यों? क्योंकि एफएस मैक्स कब लगता है? जब ये एंगल हम बढ़ाते 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 कितना बढ़ा देते? 45 डिग्री तक। तो यहां सिंपली हमें एफएस बताना है। एफएस की वैल्यू कितनी होगी? एफएस की वैल्यू होगी 10g sin 30 डिग्री। 10g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, sin 30 डिग्री 1/2, ये आएगा 50 न्यूटन। तो हम लोगों ने म्यूएस भी निकाल लिया, हालांकि इसका यूज नहीं हुआ। अगर पूछा जाता तो म्यूएस की वैल्यू 1 आ जाती, और आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कितना होगा? वो आएगा 50 न्यूटन। डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर की तरफ। 10g sin 30 डिग्री जो इसके वेट का ये वाला कंपोनेंट आ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज किसी इंक्लाइंड प्लेन पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, और क्वेश्चन में गिवन है कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है, और यहां पे एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। हमसे कह रहा है कि इसे ऐसे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल, एक फोर्स लगाकर इसको ऊपर की तरफ ढकेलना है। तो आप इस f की मिनिमम वैल्यू बता दो। इस f की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी जिससे कि हम इसको ऊपर की तरफ ढकेल सकें? तो अगर नीचे से आप फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स अगर लगाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। तो एक मिनिमम फोर्स की वैल्यू बतानी है जिसके लिए हम इस m मास के ब्लॉक को इस इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ ढकेल सकें। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? थीटा। ब्लॉक रखा हुआ है m मास का। अगर हम ये फोर्स ना भी लगाएं और इसका एफबीडी बनाएं, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एंगल थीटा, mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, और अगर ये ब्लॉक नहीं चल रहा है तो पक्का है पीछे क्या लग रहा होगा? fs लग रहा होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहां से लगेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन n। अब अगर इसमें हम यहां से एक फोर्स लगाना शुरू करें, तो फोर्स लगाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? mg sin थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हमारी इस फोर्स की वजह से डाउन द इंक्लाइंड जो नेट फोर्स की वैल्यू बनेगी, सपोज इस mg sin थीटा की वैल्यू है 10 न्यूटन। अगर आप ये फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा? 10 न्यूटन। समझने के लिए मान लेते हैं ये कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। आप ये फोर्स अभी नहीं लगा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी कितनी लग रही है? 10 न्यूटन। अब आपने क्या किया? एक फोर्स लगाना शुरू किया, सपोज ये लगा दिया आपने 2 न्यूटन का।
तो इस पे डाउन द इंक्लाइन जो नेट फोर्स होगा वो आएगा 10 - 2 यानी 8 न्यूटन। यानी पहले इस पे लग रहा था डाउन द इंक्लाइन 10 न्यूटन का फोर्स, अब इस पे लग रहा है डाउन द इंक्लाइन सिर्फ 8 न्यूटन का फोर्स। तो अगर डाउन द इंक्लाइन 8 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ये भी घटकर हो जाएगा 8 न्यूटन। फिर आप इसको और बढ़ा दिए, सपोज आपने इसको 9 न्यूटन कर दिया, तो अब डाउन द इंक्लाइन सिर्फ 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी घटकर हो जाएगी सिर्फ 1 न्यूटन। अब अगर आपने इसको बढ़ाकर 10 न्यूटन कर दिया, तो 10 न्यूटन कर दिया इसका मतलब mg sin थीटा को आपने एक तरह से बैलेंस कर लिया। यानी अब इस ब्लॉक में नीचे जाने की कोई टेंडेंसी नहीं है, ऊपर जाने की भी कोई टेंडेंसी नहीं है। ये फोर्स और ये फोर्स आपस में बैलेंस होंगे, तो ना ही इसमें मोशन है ना ही इसमें मोशन की टेंडेंसी है, इसलिए फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब अगर इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी वैल्यू बढ़ा के आप 12 न्यूटन करते हो, तो अब इस पे नेट फोर्स आएगा 2 न्यूटन का, बट अब उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। तो अगर इस ब्लॉक में इस सरफेस के रेस्पेक्ट में ऊपर जाने की टेंडेंसी है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन अब इस डायरेक्शन में लगेगी और वो होगा 2 न्यूटन का। समझ आ रही है ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसकी वैल्यू हम बढ़ाते जाएं, बढ़ाते 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 इतना बढ़ा दें कि इधर Fs बढ़ते 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 क्या हो जाए? Fs मैक्स तक पहुंच जाए। यानी F को हमने बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि Fs बढ़ते बढ़ते कितना पहुंच गया? Fs मैक्स तक। तो यही फोर्स वो फोर्स होगा जिससे थोड़ा सा भी ज्यादा अगर अब हम फोर्स लगा देंगे तो ये जो ब्लॉक है वो इस इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो ऊपर की तरफ स्लाइड करवाने के लिए जो मिनिमम फोर्स हमें चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो मिनिमम फोर्स होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वाला फोर्स प्लस Fs मैक्स। mg sin थीटा जो लग रहा है वो और ये जो Fs मैक्स लग रहा है, दोनों के सम के इक्वल या उससे ज्यादा जब आप F फोर्स लगाएंगे तब ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की तरफ स्लाइड कर पाएगा। तो ये आएगा आपका mg sin थीटा प्लस Fs मैक्स, यानी F मिनिमम की वैल्यू आएगी mg sin थीटा प्लस Fs मैक्स कितना लिखते हैं? μs इंटू n। n की वैल्यू होगी mg sin थीटा प्लस mg cos थीटा। चाहे तो आप इसमें से mg कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से हमें F मिनिमम मिलेगा mg कॉमन sin थीटा प्लस μs cos थीटा। ये होगा हमारा आंसर। तो इसमें कैसे कैसे हम लोगों ने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पे जब फोर्स नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे बढ़ेगा, फिर कैसे उसका डायरेक्शन चेंज होगा, वो समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बैक करके फिर से दोबारा से देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको फ्रिक्शन कभी भी मोशन का अपोज नहीं करता। फ्रिक्शन कभी भी मोशन का अपोज नहीं करता। फ्रिक्शन हमेशा किसका अपोज करता है? फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इनफैक्ट कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट में मोशन का जो कारण है वही फ्रिक्शन होता है। इस चीज को भी एक छोटे से प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इस चैप्टर में ना भारी भरकम न्यूमेरिकल्स तो लगाएंगे ही लगाएंगे हम लोग, छोटे छोटे भी ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस जो आपके बुक में भी गिवन होते हैं, तो उनको भी एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, उनका भी आंसर आपको देना आना चाहिए, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कई बार हम बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं और छोटे न्यूमेरिकल्स या छोटे लॉजिकल क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या हम उसका आंसर नहीं दे पाते। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें छोटा सा आपको एग्जाम्पल देते हैं। सपोज ये मेरे हाथ के ऊपर ऐसे एक रजिस्टर है, इसके ऊपर मैंने एक दूसरा ब्लॉक रख दिया। अभी मैं इसको खींचने वाला हूं एक फोर्स लगाकर। आपको ऑब्जर्व ये करना है कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है क्या इसमें भी मोशन आता है या नहीं आता है। अगर अभी हम इसका एबीडी बनाएं तो कैसे बनेगा? mg नीचे n ऊपर। अब देखिए हम इसको खींच रहे हैं, इसको खींचने पे जो ऊपर वाला ब्लॉक है आप देख सकते हैं ये भी इसके साथ में ऐसे आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ऊपर वाले ब्लॉक में मोशन की क्या वजह है, ऊपर वाले ब्लॉक में मोशन क्यों आता है, अब उसकी क्या फिजिक्स है उसको समझते हैं। ऐसे था मेरा हाथ, इसके ऊपर मैंने रखा एक बुक और उसके ऊपर रखा एक ब्लॉक। मैंने फोर्स लगाया इस पे, बट हमने ऑब्जर्व ये किया कि इसमें भी मोशन आया। इसका एबीडी बनाया तो mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर।
इसका मोशन जब भी होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होंगे। वैसे भी ये एन और ये mg वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये कभी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं दे सकते। तो आखिर इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन कैसे आया? इसकी वजह है फ्रिक्शन। अगर इन दोनों के बीच में हमें फ्रिक्शन और उसके रोल को समझना है तो थोड़ी देर के लिए फ्रिक्शन हटा देते हैं। वैसे ही लाइफ में भी किसी का इंपॉर्टेंस हमें तभी समझ में आता है जब वो हमारे लाइफ से चला जाता है। तो अगर हमें यहाँ फ्रिक्शन का रोल समझना है ना, तो थोड़ी देर के लिए फ्रिक्शन को हटा देते हैं। अगर यहाँ फ्रिक्शन हट जाए, यानी ये दोनों सर्फेसेस परफेक्टली स्मूथ हों, तो ये ऐसे आप खींचेंगे इसको, ये नीचे से ऐसे सरक जाएगा, ये ऊपर वाला ब्लॉक ऐसे नीचे गिर जाएगा, ऐसा ही होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रख रहा है। फिर मैंने बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि यहां जो सर्फेसेस कांटेक्ट में होते हैं उनमें गड्ढे उभार होते हैं, इंटरलॉकिंग हो जाती है। अब इनको अगर अलग अलग करके देखें तो सिंस ऊपर वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये जो नीचे वाला ब्लॉक है वो इस साइड जाने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए ऊपर वाले ब्लॉक के कारण नीचे वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन एक्चुअल में नहीं हो रहा है। मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें दोनों ब्लॉक साथ साथ आ रहे थे, एक के ऊपर दूसरा वाला जो ब्लॉक है वो स्लाइड नहीं कर रहा था। तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस तरह का फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो अगर इसकी वजह से इस पे ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से नीचे वाले ब्लॉक पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन वो राइट साइड में है, तो नीचे वाले ब्लॉक की वजह से ऊपर वाले ब्लॉक पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। वैसे भी स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। तो अगर इसकी वजह से इस पे एक्शन इधर हो रहा है तो इसकी वजह से इस पे जो रिएक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसी फोर्स की वजह से इसमें मोशन आएगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स ऑब्जेक्ट में मोशन दे रहा है। तो वही मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि फ्रिक्शन कभी भी मोशन का अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इनफैक्ट फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट में मोशन दे सकता है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोग जब दौड़ते हैं तो हमारे दौड़ने के लिए, अगर आप दौड़ रहे हैं तो आगे की तरफ आप एक्सेलरेट हो रहे हैं। अगर एक्सेलरेट हो रहे हैं तो एक्सेलरेशन फिजिक्स की दुनिया में एक सेकेंडरी चीज होती है। एक्सेलरेशन एक तरह का इफेक्ट होता है, उसका एक कॉज होगा। एक्सेलरेशन का कॉज क्या होता है? फोर्स। तो अगर हम दाहिने साइड में इस तरह से एक्सेलरेट हो रहे हैं तो फोर्स कौन सा लग रहा है? अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर, ये दोनों हमेशा बैलेंस रहेंगे। तो हमें ढकेलने के लिए जो फोर्स चाहिए वो भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है। हम क्या करते हैं, अपने पैर से चलते समय, आप ऑब्जर्व करिएगा अपने पैर को, अपने पैर से हम ऐसे जमीन पे पैर रख के उसको ऐसे पीछे की तरफ प्रेस करते हैं। तो अगर पैर जमीन को पीछे की तरफ प्रेस करता है तो जमीन जो है वो हमारे पैर पे, हमारे बॉडी पे आगे की तरफ फोर्स लगाती है। उसी फोर्स की वजह से हम आगे चल पाते हैं या फिर दौड़ पाते हैं। तो हमारे चलने की या दौड़ने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शनल फोर्स। यहां तक तो कुछ बच्चे एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब अगर इसमें भी आपसे पूछें कि फ्रिक्शनल फोर्स में भी कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, तो यहां बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई बॉडी तो मोशन में है, तो मोशन में है तो मोशन में लगने वाला फोर्स जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। बट नहीं, जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तो हम अपने पैर को जब जमीन पे रखते हैं तो जमीन के रिस्पेक्ट में हमारा जो पैर है वो रेस्ट स्टेट में होता है। ऐसे तो नहीं चलते ना कि पैर रख के ऐसे ऐसे स्लाइड करते हुए चलते हैं, जैसे कि माइकल जैक्सन का आपने एक मून वॉक देखा होगा, वैसे तो नहीं चलते पीछे की तरफ या आगे की तरफ। तो जब हम पैर रखते हैं जमीन पे तो धरातल के रिस्पेक्ट में हमारा जो पैर है वो रेस्ट स्टेट में होता है। मोशन की सिर्फ टेंडेंसी होती है, पीछे की तरफ हम प्रेस करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, वेरी गुड। वैसे ही अगर आप दौड़ते हुए जा रहे हैं, अचानक गड्ढा आ जाए, अचानक सांप आ जाए, तो आप रुकते हैं। रुकने के लिए भी कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, अनटिल अनलेस कि हमारे पैर ऐसे स्लाइड ना हो। तो ये क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस अभी कांटेक्ट में आने वाला है। कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो गया। दोनों सरफेसेस रफ भी हैं, कंडीशन नंबर 3 भी फुलफिल हो गया। अगर इसको हम यहां छोड़ें तो देखिए ये मोशन में है, स्लाइड कर रहा है नीचे, यानी यहां पे एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो यहां पे कंडीशन नंबर 4 भी फुलफिल हो रहा है। बट
अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस व्हाइट बोर्ड के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, चाहे काइनेटिक चाहे स्टैटिक, इसका आंसर होगा नहीं। यहां पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। अगर इसको और इसको बहुत रफ कर दिया जाए, इसको बहुत हल्का ले लिया जाए, फिर भी अगर हम इसको यहां से छोड़ेंगे ना तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा और ये हर हाल में नीचे गिरेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहां सरफेसेस कांटेक्ट में तो हैं, बट यहां कोई प्रेसिंग नेचर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इस बुक पे हल्का सा ऐसे फोर्स लगाते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो बुक है वो अब यहां पे टिक गया। ये फोर्स मैंने जो लगाया है वो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। इसको अगर यहां पे एक्सप्लेन किया जाए तो क्या कंडीशन मैंने लिया, ऐसे एक वर्टिकल वॉल थी, दीवार थी, ये व्हाइट बोर्ड था, मैंने यहां लिया ऐसे बुक, शुरू में नीचे गिर जा रहा था, मैंने कहा फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फिर मैंने क्या किया, ऐसे मार्कर से यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया F, फोर्स लगाते ही ये रेस्ट स्टेट में आ गया। अगर इस पे हम इसका एबीडी बनाएं तो mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसकी वजह से ये नीचे स्लाइड कर जा रहा था। अगर ये सरफेस परफेक्टली स्मूथ हो ना तो चाहे आप ये हजारों न्यूटन का क्यों ना लगाएं, ये फोर्स कभी भी इस mg को काउंटर बैलेंस नहीं कर सकता, या फिर ये फोर्स उसको नीचे गिरने से नहीं रोक सकता, क्योंकि किसी भी फोर्स का 90 डिग्री पर कोई कंपोनेंट नहीं होता। तो मेरे इस फोर्स को लगाने से हुआ क्या? इस फोर्स को लगाने से यहां प्रोड्यूस हुआ नॉर्मल रिएक्शन N, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि इन दोनों में इंटरलॉकिंग हो गई। तो यहां नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ। अब इस नॉर्मल रिएक्शन ने क्या किया, यहां पे लगाया फ्रिक्शन फोर्स, और इस फ्रिक्शन फोर्स ने अल्टीमेटली फिर इस mg को बैलेंस कर लिया। तो ये समझ में आ रहा है कि दूसरी वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होने की वजह से भी यहां पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा था। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, बार बार समझाया आपको कि जब तक वो चारों कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। यहाँ सब कुछ होते हुए भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, ऊपर की तरफ कोई भी फोर्स नहीं आ रहा था, mg को हम बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, ये हमारा जो रजिस्टर है, जो बुक है, वो हमेशा नीचे गिर जा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ नॉर्मल रिएक्शन नहीं था। फिर जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, नॉर्मल रिएक्शन आया और फिर फ्रिक्शनल फोर्स बना और उसने इस mg को बैलेंस कर लिया। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां पे कोई ब्लॉक है, एक बार आप फोर्स लगा के इसको ऐसे ढकेलते हो, ऐसा टेबल है, इस पे आप ऐसे फोर्स लगा के एक बार इसको ढकेलते हो, और एक बार फोर्स लगा के आप इसको खींचते हो। एक बार फोर्स लगा के आपने क्या किया, इसको ढकेला, और एक बार फोर्स लगा के आपने क्या किया, इसको खींचा। हमें यह देखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो किसी सरफेस पे रखा हो, ढकेलना आसान होता है या खींचना आसान होता है? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना आसान होता है या फिर ढकेलना आसान होता है, यह हमें समझना है फ्रिक्शन के बेसिस पे। तो ये जो फोर्स आप लगा रहे हो, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसको Fx ले लेते हैं, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसको Fy ले लेते हैं। यही जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इसको ढकेलने की कोशिश करेगा, इसको आगे स्लाइड करवाने की कोशिश करेगा। mg वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन n वर्टिकली अपवर्ड। यहां पे अगर हम नॉर्मल रिएक्शन देखें तो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा हमें mg प्लस Fy। सो जरा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है ना। नॉर्मल कंडीशन में जब हम ये फोर्स नहीं लगाते तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सीधे सीधे mg के बराबर होती, बट ऐसे फोर्स लगाने से, मतलब इस ऑब्जेक्ट को ढकेलने से, इस फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ा दे रहा है। या यूं भी कह सकते हैं, फ्रिक्शन के टर्म्स में समझें, इस फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है वो एक तरह से इंटरलॉकिंग को और स्ट्रांग कर देगा, इंटरलॉकिंग को और बढ़ा देगा। तो सोचो जरा, नॉर्मल रिएक्शन अगर बढ़े तो फिर Fs मैक्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है ना। अगर Fs मैक्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था, Fs मैक्स प्रोपोर्शनल टू होता है नॉर्मल रिएक्शन के। अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है तो Fs मैक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर हमें इसे स्लाइड करवाना है तो हमें जो फोर्स है वो कम से कम Fs मैक्स से तो ज्यादा ही लगाना होगा। यहाँ पे Fs मैक्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जा रहा है। यानी इस केस में ऑब्जेक्ट को ढकेलना बहुत ही मुश्किल होगा। इस केस को देखते हैं। ये ऐसे आपने एक फोर्स लगाया इसको खींचने के लिए, इसका एक कंपोनेंट मान लेते हैं इधर Fx और एक कंपोनेंट मान लेते हैं इधर Fy। mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर। अगर यहाँ पे हम नॉर्मल रिएक्शन देखें तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस F इज इक्वल्स टू होगा mg। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी mg माइनस F।
नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ या ज़्यादा हुआ? कम हुआ। इनफैक्ट अगर सिंपल नॉर्मल रिएक्शन अगर ये फोर्स हम नहीं लगाते तो पहले नॉर्मल रिएक्शन mg लगता, अब उससे भी कम हो गया नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कम होने का मतलब एक तरह से इंटरलॉकिंग कम हो गई, इंटरलॉकिंग कम हो गई, नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया। अगर नॉर्मल रिएक्शन कम होगा तो Fs मैक्स भी क्या होगा? घट जाएगा। और Fx मैक्स घट जाएगा तो हमें इसे खींचने के लिए अपेक्षाकृत कम फोर्स लगाना होगा इसके कंपैरिजन में। तो आप फ्रिक्शन के बेसिस पे, फोर्सेस के रिजोल्यूशन के बेसिस पे ये देख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ढकेलने की अपेक्षा उसको खींचना आसान होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं और इस वीडियो में इसी क्वेश्चन के बाद इस वीडियो को अब एंड कर देंगे। अब अगली वीडियो में काइनेटिक फ्रिक्शन जब आपको पढ़ा देंगे तब इसके कुछ बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को मिलाकर। क्वेश्चन क्या है? ये सरफेस भी रफ है, म्यू नॉट इक्वल टू 0, ये सरफेस भी रफ है, म्यू नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये स्मॉल m वाला ब्लॉक इस कैपिटल M वाले वेज पे स्लाइड नहीं कर रहा, मतलब चुपचाप यहां रखा हुआ है, नीचे स्लाइड नहीं कर रहा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि यहां पे इस सरफेस द्वारा इस वेज पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया? छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे अपने किसी फ्रेंड से पूछेंगे पक्का वो कंफ्यूज हो जाएगा या फिर इसका आंसर नहीं दे पाएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि स्मॉल m वाला ब्लॉक इस वेज पे रुका हुआ है, रेस्ट स्टेट में। हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ये जो ग्राउंड है, ये जो सरफेस है, वो इस वेज पे जो फ्रिक्शन लगाएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? राइट डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, किधर होगा? चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए। अगर फ्रिक्शन आपने कहीं और से पढ़ रखा है, आपको लगता है कि फ्रिक्शन में आप हीरो हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। किधर है? राइट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड? सही आंसर होगा इस सरफेस की वजह से इस वेज पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और जब फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो डायरेक्शन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये वाला ब्लॉक इस वाले वेज पे स्लाइड नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, तो हम इन दोनों को एक कंबाइंड सिस्टम मान सकते हैं और इसका मास कितना ले लिया जाए? m प्लस m। अब अगर हम FBD बनाएं तो m प्लस mg वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। इन दोनों के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो क्या होगा? वो इंटरनल फोर्स होगा। फ्री बॉडी डायग्राम में इंटरनल फोर्सेस हम नहीं बनाते। सोचो जरा, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, तो इसमें जब भी मोशन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा। इट मींस वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस क्या होंगे? बैलेंस होंगे। तो जब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं आ रहा है, तो ना ही इसमें कोई मोशन है, ना ही मोशन की टेंडेंसी है। तो सिंस देयर इज नो मोशन, देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ मोशन, हेंस देयर विल बी नो फ्रिक्शन। यानी इसमें ना ही फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा और ना ही फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इसको चाहे तो आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले का FBD अलग बनाकर उस पर फोर्सेस देखें, इस वाले ऑब्जेक्ट पर, इस वाले वेज पे जो इसका FBD है उसको बनाकर उस पर फोर्सेस अलग अलग आप शो करिए। फिर देखिए कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स किधर आ रहा है। इस पर लगने वाला, घर पे आप इसको ट्राई करना, आपके लिए होमवर्क है। इसका FBD आप अलग बनाना, फिर इसका FBD अलग बनाना, इस पे देखना कि नेट फोर्स किधर लग रहा है। अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर होगी, अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर होगी, और अगर नेट फोर्स 0 आया तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो ये आपके लिए चलिए होमवर्क है। अगले वाले वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन को उस वाले मेथड से भी सॉल्व कर दूंगा, अलग अलग ब्लॉक्स के FBD बना के। तो चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे और कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन के और काइनेटिक फ्रिक्शन के मिलाकर कुछ बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो लगभग आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तब तक पढ़ते रहें।